हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से पदार्थ पढ़ेंगे। पदार्थ विज्ञान का ये हमारा तीसरा अध्याय है जिसका नाम है द्रव्य विज्ञानी अध्याय। इस अध्याय का ये वाला सर्वप्रथम भाग है जिसमें हम देखेंगे द्रव्य की नियुक्ति, व्युत्पत्ति, लक्षण, संख्या, भेद। फिर उसके बाद हम जानेंगे सृष्टि उत्पत्ति के क्रम। फिर देखेंगे काल और दिशा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम द्रव्य से शुरू करते हैं और पहले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। द्रव्य की निरुक्ति क्या है? जिसमें परिणाम का ज्ञान हो, जो हमेशा गतिशील हो, परिणाम को प्राप्त हो, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? जिस चीज़ में हमें परिणाम का, रिजल्ट का नॉलेज मिल रहा हो, जो आगे बढ़ता हो, जो गतिशील हो और जिससे हमें कुछ सीखने का विषय मिल रहा हो, उसे द्रव्य कहते हैं। इस संसार में मौजूद हर पदार्थ, हर द्रव्य हमें कुछ ना कुछ ज्ञान कराता है। द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? ध्रुवगतो धातु से यत प्रत्यय लगाकर द्रव्य शब्द की उत्पत्ति होती है, ये इसकी व्युत्पत्ति है। और द्रव्य के लक्षण क्या है? यत्रासिता कर्म गुण कारणम समवाय यत तत् द्रवम, ये चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय, मतलब जो दीर्घ जीवंती अध्याय है जिसको हम एक बार पढ़ा भी चुके हैं चरक संहिता वाले चैप्टर्स में। आप चाहें तो उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय के 51वें श्लोक में लिखा है, मतलब 51 श्लोक में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है देखते हैं। जिस वस्तु में कर्म और गुण आश्रित रहते हों तथा जो कर्म और गुण का समवाय कारण होता हो, उसे द्रव्य कहते हैं। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है ये वाले में, तो आप हमारा चरक संहिता वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्य की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम आचार्यों ने द्रव्य की संख्या 9 बताई है, जिसमें पंच महाभूत आते हैं, आत्मा, मन, काल और दिशा आते हैं। तो पंच महाभूत में क्या क्या आते हैं वो आपको पता होगा, अभी हम फिर से देख लेते हैं। सर्वप्रथम आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, जल, पृथ्वी। इन पंच महाभूतों के बाद आते हैं आत्मा, मन, काल और दिशा। इनको हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में। तो द्रव्य देखते हैं, द्रव्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं। द्रव्य के भेद 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कारण द्रव्य, दूसरे होते हैं कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य में क्या क्या आते हैं? मूर्त द्रव्य और अमूर्त द्रव्य। कारण द्रव्य हमारे होते हैं 9, जो भी हमने ये पढ़े हैं यही सेम आ जाते हैं कारण द्रव्य में, बस इनका वो क्लासिफिकेशन अलग अलग हो जाता है। मूर्त द्रव्य के अंदर आएंगे पृथ्वी, जल, तेज, तेज मतलब अग्नि, वायु और मन। अमूर्त द्रव्य में आकाश, काल, दिशा और आत्मा आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे 9 कारण द्रव्य हो गए। अब कार्य द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं कार्य द्रव्य। कौन कौन से? चेतन और अचेतन। चेतन द्रव्य वो कहलाते हैं जिनमें कॉन्शियसनेस होती है, और अचेतन द्रव्य वो कहलाते हैं जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती, मतलब चेतना नहीं होती है। तो अचेतन द्रव्य में क्या क्या आ जाएगा? खनिज आ जाते हैं, कृत्रिम आ जाते हैं, धातुएं आ जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं जिनमें चेतना नहीं होती, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में कॉन्शियसनेस नहीं होती है, इसलिए वो अचेतन द्रव्य के अंदर आ जाते हैं। अब देखते हैं हम चेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतश्चेतन, एक बाह्य अंतर चेतन। अब अंतश्चेतन और बाह्यांतर चेतन को आप समझ तो रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा ये क्या कह रहा है। अंतश्चेतन वो द्रव्य होते हैं जिनमें कॉन्शियसनेस होती है पर इंटरनली होती है, वो बाहर से कोई कॉन्शियसनेस शो नहीं करते। और बाह्यांतर चेतन में वो होते हैं जिनमें अंदर से भी कॉन्शियसनेस होती है और बाहर से भी वो हमें दिखाते हैं, पर होते दोनों लिविंग हैं। अचेतन में आते हैं नॉन लिविंग, चेतन द्रव्य में लिविंग आएंगे। और लिविंग के भी ये क्लासिफिकेशन पार्टिसिपेट किए गए, अलग अलग पार्टिसिपेट किया गया इनका, अंतश्चेतन में और बाह्यांतर चेतन में। तो अंतश्चेतन देखते हैं अपन क्या है। अंतश्चेतन होते हैं 4 टाइप के, जिसमें आते हैं वनस्पति, जैसे वट, गूलर आदि, वनस्पति, आम, जामुन आदि, औषध, गेहूँ, जौ आदि, विरुद्ध, लौकी और गुड़ुचि। देखो, विरुद्ध होते हैं ऐसे प्लांट जो बेल होती है, जैसे लौकी की बेल होती है, गुड़ुचि की बेल होती है और अंगूर की बेल होती है, ये होते हैं विरुद्ध। औषध द्रव्य वो कहलाते हैं जिसमें पेड़ होता है, पर जब वो सूख जाता है 3 महीने 4 महीने बाद, या जब उसका
पेड़ की उम्र हो जाती है तब वो सूख जाता है, तब हम उसका यूज़ करते हैं। ऐसे द्रव्य आते हैं औसत द्रव्य में। वनस्पति क्या होते हैं? जिनके फल और फूल हमें दोनों देखने मिलते हैं। जैसे आम है, जामुन है, इनका फल भी हमें देखने मिलता है और फूल भी बाहर ही देखने मिल जाते हैं। वनस्पति क्या कहलाते हैं? वट, गूलर आदि में जिनके फूल हमें देखने नहीं मिलते हैं, मतलब होते तो हैं पर बाहर से देखने नहीं मिलते। अब देखते हैं अपन बाह्य अंतर चेतन। बाह्य अंतर चेतन को फिर से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है जरायु, दूसरा अंडज, तीसरा स्वेदज और चौथा है औदेज। जरायु का मतलब होता है, देखो सबसे पहले देखो जरायु का मतलब जरा का अर्थ होता है क्या? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को ही तो जरा कहते हैं। तो सबसे पहले वो आएंगे जिनका जन्म प्लेसेंटा से हुआ है। जैसे मनुष्य, गाय, बैल, भैंस, बकरी, इनका जन्म प्लेसेंटा से होता है, इसलिए ये जरायुज में आएंगे। फिर उसके बाद आते हैं अंडज। अंडज द्रव्य में वो आएंगे जिनका जन्म अंडे से हुआ है। जैसे सर्प, मछलियाँ और भी जिनका जन्म, मुर्गी, जिनका जन्म अंडे से होता है वो अंडज द्रव्य में आते हैं। स्वेदज में हम उनको रखते हैं जिनका जन्म स्वेद से हुआ है या फिर मल से हुआ है। जैसे कृमि मतलब कीटाणु, बैक्टीरिया, ये इन सब चीज़ों को हम स्वेदज में रखते हैं। और फिर सबसे आखिर में आते हैं औदिज, जिनका जन्म होता है ज़मीन के अंदर से। ऐसे कीड़े मकोड़े या ऐसे लिविंग थिंग्स जो ज़मीन के अंदर से जन्म लेके निकलती हैं। देखो ये नहीं आएंगे क्योंकि इनका जन्म ज़मीन से होता है, पेड़ों पौधों का, वनस्पति औसत विरुद्ध का, लेकिन उसके लिए भी हमें इनका एक बीज की, एक सीड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये औदज में नहीं आएंगे। औदज में जो आएंगे जिनके लिए सीड की ज़रूरत नहीं पड़ती पर फिर भी वो ज़मीन से पैदा हो जाते हैं। जैसे इंद्रगोप नाम का एक कीड़ा होता है, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे देखेंगे। बहुत बार इसका एग्जाम्पल आता है, मैक्सिमम 4-5 बार तो हमें आ ही जाता है आराम से, और इसके बारे में जानेंगे भी। तो इंद्रगोप नाम का एक कीड़ा होता है जो ज़मीन के अंदर से निकलता है। ये आ जाते हैं हमारे बाह्य अंतर चेतन में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ। अब हम देखिए हमारे द्रव्य यहाँ पे बेसिकली कंप्लीट हो गए हैं। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे द्रव्य में और जो भी कवर करने लायक चीज़ें थी हमने कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं अभी। अब देखेंगे हम सृष्टि उत्पत्ति का क्रम। सृष्टि उत्पत्ति का क्रम का अर्थ है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। अलग अलग दर्शनों के अनुसार, अलग अलग आचार्यों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम अलग अलग बताए गए हैं। तो हम देखते हैं हमारे सिलेबस में जितने आचार्य हैं, जितने दर्शन हैं, उनके बारे में हम देखते हैं बस। तो सबसे पहले देखते हैं वैशेषिक दर्शन ने क्या कहा है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई हमारी। इनके अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणु मतलब एटम्स द्वारा माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति वैशेषिक दर्शन ने परमाणुओं के द्वारा मानी है। और कौन से 4 परमाणु इनने बताए हैं? पहला परमाणु इनने बताया है पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा वायु और अग्नि। वैशेषिक दर्शन के अनुसार इन्हीं 4 परमाणुओं के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इतने ही। अब देखते हैं हम सांख्य दर्शन के अनुसार। सांख्य दर्शन के अनुसार सर्वप्रथम सृष्टि में क्या हुआ, प्रकृति और पुरुष से क्या बना है, महान बुद्धि। महान और बुद्धि से बना है अहंकार। फिर अहंकार से जन्म लेते हैं सत्व, रज और तम। और सत्व, रज, तम से ही मिलकर बनते हैं क्या, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 उभयेंद्रिय जिसमें मन आता है, और 5 तन मात्राएँ। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आचार्य सुश्रुत के अनुसार सबसे पहले आते हैं अव्यक्त, फिर महान, फिर अहंकार, फिर उसके पश्चात अहंकार से बने हैं सत्व, रज और तम। और सत्व और रज से मिलकर बनी है 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 उभयेंद्रिय। और तम से बनी है क्या, 5 महाभूत, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। और तम से ही बनी है क्या, 5 तन मात्राएँ। ठीक है। अब हम देखते हैं 5 महाभूत के लक्षण एवं गुण। लक्षण देखेंगे और सिर्फ गुण देखेंगे, क्योंकि 5 महाभूत के बारे में अगर आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं तो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं उनका छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन आ रहा है
और आगे चल के वात पित्त कफ जब हम क्रिया में पढ़ेंगे और चरक संहिता देखेंगे तब हम इसको और ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। इसलिए अभी के लिए सिर्फ हम लक्षण देखेंगे और गुण देखेंगे। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार आकाश में सत्व गुण प्रधान होता है। और आकाश के गुण क्या हैं? शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, ये आकाश के गुण हैं। इसी प्रकार से हम वायु के गुण देखते हैं और वायु के लक्षण। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार वायु रजोगुण प्रधान होती है और वायु के गुण क्या होते हैं? स्पर्श, त्वचा, चेष्टाएं, गतियुक्त, हल्का। अब देखो, हम वायु के बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देखा है हमने अपने पुराने लेक्चर्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो हमने ये जाना है कि वायु के कारण ही हमारे शरीर में चेष्टाएं होती हैं। हमारी शरीर जो है, जो मूवमेंट्स करता है, ये गतियुक्त होता है, वो वायु के कारण ही होता है। और जो हमें हल्कापन होता है वो भी हमें वायु के कारण ही लगती है। त्वचा में जो सेंसेशंस होते हैं, और देखो त्वचा के सेंसेशन को हम टच कहेंगे और टच को ही स्पर्श कहते हैं। तो त्वचा और उसमें होने वाले सेंसेशंस ये भी वायु के कारण ही होते हैं। अब देखते हैं हम अग्नि। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अग्नि सत्व और रजगुण प्रधान होती है। अग्नि के गुणों में आते हैं रूप, चक्षु, उष्णता, तेज, पाक अग्नि। पाक अग्नि क्या होती है? पाक अग्नि हमारी जठर अग्नि होती है। ये अग्नि के गुण हैं। अग्नि का गुण तेज है, ये हमें पहले से पता है, अभी तक हम बहुत सीख चुके हैं इस बारे में। अग्नि में उष्णता होती है। बचपन से लेके अभी तक हमें सबसे पहले जब भी अग्नि की बात होती है तो हमारे मन में ही आ जाता है गर्म। उसी प्रकार से यहाँ पे ये लिखा है उष्ण। उष्ण मतलब ही होता है गर्म। तो अग्नि हम हमेशा से जानते हैं कि गर्म होती है। हाँ, चक्षु। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि अग्नि हमारे चक्षुओं में भी स्थित होती है, मतलब नेत्रों में, आँखों में, इसलिए हमारी आँखें गर्म होती हैं। और चक्षु का अर्थ क्या है? अर्थ मतलब चक्षु किस चीज़ का भोग करता है, किस चीज़ का ज्ञान प्रदान कराता है? रूप का, वस्तु के, पदार्थ के, मनुष्य के रूप का ही ज्ञान कराता है चक्षु। तो इसलिए रूप का कार्य भी हमारी अग्नि का है। जल गुण देखते हैं हम, जल के बारे में देखते हैं, जल महाभूत के बारे में। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जल सत्व और तमोगुण प्रधान होता है। और जल के गुण क्या क्या होते हैं? रस, शीतलता, मृदुता, स्नेह और क्लेद। ये जो गुण बताए हैं जल के, ये आचार्य चरक ने बताए, इसलिए हमने यहाँ पे अलग से लिख भी दिया था इस बार कि आचार्य चरक के अनुसार ये गुण है। ठीक है। तो जो शीतलता, हमें जल का ख्याल करते ही हमें शीतलता हमारे मन में आ जाती है, इसलिए शीतलता सर्वप्रथम लिखा है। और रस, जो हमारा सलाइवा होता है, उसमें आपको पता है कि वो द्रव होता है, लिक्विड ही होता है, तो अपने आप उसको समझ सकते हो कि जल है। और उसका ज्ञान जो होता है, टेस्ट का ज्ञान जो कराते हैं, रसों का ज्ञान जो कराती है हमारी टंग, इसलिए यहाँ पे ये रस लिखा है। मृदुता, स्नेह और क्लेद, ये सारे गुण जल के हैं। अब पृथ्वी महाभूत के बारे में देखते हैं हम। पृथ्वी तमोगुण प्रधान होती है और इसके गुण होते हैं गंध, केश, नख, अस्थि, धैर्य, स्थिरता और गुरुता। देखो, पृथ्वी का हमने गुरुता पढ़ा है, स्थिरता भी पढ़ा है। गुरुता मतलब होता है हैवीनेस, और हमारी पृथ्वी महाभूत में हैवीनेस है। अब जहाँ हैवीनेस रहेगी, कठोरता रहेगी, वहाँ पे स्थिरता भी होगी। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी भी होगी। जो चीज़ हैवी नहीं है और कठोर नहीं है, मतलब सॉलिड नहीं है, वो स्टेबल नहीं हो सकती है। जैसे कभी देखा है कि स्लाइम को स्टेबल होते हुए, या जो जेली रहती हैं वो स्टेबल नहीं होती क्योंकि वो सॉलिड नहीं होती, सेमी सॉलिड होती हैं। या वाटर, पानी को आप जैसे बर्तन में डालोगे वैसा हो जाएगा, जैसी जगह पे बहाओगे वैसा हो जाएगा। पानी खुद में अकेला नहीं खड़ा हो सकता है, इसलिए स्थिरता नहीं होती है, पर पृथ्वी में होती है। अब धैर्य, गुरुता है तो धैर्यता आ ही जाएगी। हमारे मानव शरीर के अनुसार देखते हैं तो अस्थियों में पृथ्वी गुण होता है, नख में, केश में, ये सॉलिड होते हैं, गुरु होते हैं। और गंध का ज्ञान भी हमें पृथ्वी से ही होता है। और गंध का ज्ञान कौन कराता है हमें? घ्राण इंद्रिय। ठीक है। अब देखते हैं हम काल निरूपण। पंच महाभूत देख लिया हमने, सृष्टि के उत्पत्ति का क्रम देख लिया, पंच महाभूत के लक्षण और गुण देख लिए। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है काल निरूपण। काल क्या होता है, सबसे पहले वो जानते हैं। उत्पन्न होने वाले पदार्थों से लेकर उनके विनाश तक सब काल के अधीन है। यह संसार काल से ही उत्पन्न हुआ है और काल में ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली काल
को कहते हैं हम टाइम या समय। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो हमेशा गतिशील हो, थोड़े समय के लिए भी ना रुके, उसे काल कहते हैं। देखो, जो हमारा टाइम होता है, काल होता है, गतिशील होता है, कभी रुकता नहीं है, उसका हमेशा परिवर्तन होता रहता है, मतलब आगे बढ़ता रहता है। अच्छा, ऐसा आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं। तो काल को 12 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 12 वर्ग हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले होता है मात्रा, दूसरा काष्ठा, तीसरा कला, चौथा नाड़िका, फिर आता है मुहूर्त, फिर याम, फिर अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, आयन और वर्ष। अगर आपने हमारे सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपको ये पता होगा कि पता चल ही जाएगा कि हम ये पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या था हमारा? मात्रा। अब मात्रा का क्या है? मात्रा वो होता है जिसमें हमें लघु अक्षर बोलने का टाइम लगे, उसको कहते हैं हम एक मात्रा, और एक अक्षी निमेष भी कहते हैं। तो ऐसे 15 अक्षी निमेष से मिलकर क्या बनता है? एक काष्ठा। मतलब 15 लघु अक्षर बोलने में जो टाइम लगे वो क्या है? एक काष्ठा। और 30 काष्ठा क्या होते हैं? एक कला। और 20 कला को मिलके बनता है एक नाड़िका। 2 नाड़िका से मिलके बनता है एक मुहूर्त, और 30 मुहूर्त से मिलके बनता है एक अधोरात्र, मतलब एक दिन। और ऐसे 15 दिन, 15 अधोरात्र, मतलब जब 15 रातें बीत जाती हैं उससे बनता है हमारा एक पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष जो आते हैं ना। उसी प्रकार से जब 2 पक्ष हमारे बीत जाते हैं तो क्या बनता है? एक मास, मतलब एक महीना। और 12 महीने बीतने में क्या बनता है? एक संवत्सर। इसी प्रकार से जब 2 मास बीतते हैं तो बनती है क्या? एक ऋतु। हम पढ़ चुके हैं अष्टांग हृदय की ऋतुचर्या अध्याय में ये। अब जब 3 ऋतुएं बीतती हैं तो एक आयन बनता है। ये भी ऋतुचर्या में देख चुके हैं। कौन से? उत्तरायण और दक्षिणायन। जब हमारा 2 आयन बीत जाते हैं, मतलब उत्तरायण भी निकल जाएगा और दक्षिणायन भी निकल जाएगा, तब क्या बनेगा? एक वर्ष। और 5 वर्ष के बीतने के बाद बनता है एक युग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं काल के भेद। देखो, काल के 2 भेद होते हैं। पहला संवत्सर और दूसरा आतुर काल। आतुर में क्या आता है? ऐसा काल जिसमें औषध का सेवन करना चाहिए, और ऐसा काल जिसमें औषध का सेवन नहीं करना चाहिए। और संवत्सर काल में क्या आते हैं? आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल में आते हैं 6 महीने और 12 ऋतुएँ। 6 महीने और 3 ऋतुएँ। 3 ऋतुएँ कौन कौन सी हैं? शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। इसी प्रकार से विसर्ग काल में भी आते हैं 6 महीने और 3 ऋतुएँ। कौन कौन सी? वर्षा, शरद और हेमंत। ये हम ऋतुचर्या अध्याय में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो एक बार ऋतुचर्या अध्याय देख लीजिए। आतुर काल में हम देखते हैं किस काल में हमें औषध का सेवन करना है और किस काल में नहीं करना है। देखो, औषध के अंग होते हैं। जब पेड़ होता है, एक प्लांट कोई भी हो, उसमें होती है शाखा होते हैं, पत्ते होते हैं, जड़ होती है, उसका सार होता है, और पुष्प और फल होते हैं। ठीक है, तो जो शाखा हैं और पत्ते हैं, इसका सेवन हमें वर्षा और वसंत ऋतु में करना चाहिए। जो उसकी जड़ें होती हैं किसी भी प्लांट की, उसका सेवन हमें ग्रीष्म या शिशिर ऋतु में करना चाहिए। और जो पेड़ का सार होता है वो हमें हेमंत ऋतु में ही निकालना चाहिए। अब बात करते हैं पुष्प और फल। पुष्प और फल हम किसी भी ऋतु में इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी ऋतु में उनको खा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दिशा की तरफ बढ़ते हैं। दिशा, आज के लेक्चर का दिशा हमारा लास्ट टॉपिक है, लेकिन इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक नहीं है। इस चैप्टर का ये चौथा टॉपिक है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम पार्ट्स में बनाएंगे, और ये पहला पार्ट है, हम आपको बता चुके हैं। तो अभी दिशा को देखते हैं। दिशा क्या है? किसी विषय से दूर या पास होने के ज्ञान जिस द्रव्य से प्राप्त होता है उसे हम दिशा कहते हैं। मतलब जो चीज़ हमें किसी के दूर होना या किसी का पास होना बताएगा, हम उसको क्या कहेंगे? दिशा कहेंगे। दिशा 10 भेद होते हैं, मतलब हमारी 10 दिशाएं होती हैं। हो सकता है शायद आपने इसके पहले ये ना सुना हो, पर हमारी 10 दिशाएं होती हैं। सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये सबको पता होंगी। पूरब जहाँ से सूर्य निकलता है, पश्चिम जहाँ सूर्य अस्त होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब देखते हैं हम अपनी 4 दिशा के कोण।
तो उत्तर और पूर्व के बीच में आने वाला दिशा का कोण है कौन? ईशान कोण। पूर्व और दक्षिण के बीच में आने वाला कोण है आग्नेय कोण। पश्चिम और दक्षिण के बीच में आने वाला कोण है नेत्रत कोण। और पश्चिम और उत्तर के बीच में आने वाला है वायव्य कोण। पर अभी भी आप कहेंगे तो 8 ही दिशा हुई हैं। तो देखो, अगर हम किसी ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें, जैसे हम अपने आप को ही देखें, तो ये एक प्लेन सरफेस है। ये हम जो 8 दिशाएं देख रहे हैं, ये एक प्लेन सरफेस है जिस पर हम खड़े हैं। तो जब हम खड़े हैं तो एक दिशा हमारे ऊपर की तरफ होगी, मतलब सर की ओर, जिसको हम कहेंगे ऊर्ध्व और आकाश। और एक दिशा हमारे पैरों की तरफ होगी, मतलब नीचे की ओर, जिसको हम कहेंगे क्या? अधः और पाताल। समझ गए? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब इसके सेकंड पार्ट में हम मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। कोई और प्रॉब्लम आ रही तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं, हम आपका डाउट पर्सनल क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए बाय। तब तक आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए।